PDF file which I have done, and I think first. Get that file. Yeah, just sharing with you that file because I made that PDF file, but I don't know where it has gone. That is a Chinua Achebe's Things Fall Apart. Just now I shared with you in WhatsApp group. Just now I shared with you in WhatsApp group. That should be in my mobile. अभी मैंने तुरंत within 2 or 3 minutes. You got? Is it PDF file? Okay, okay. Yeah, but it's not showing in my system. I don't know what happened. Yeah, yeah, you can send me again. You can send me again. Yeah, let me check it once more. Otherwise, I will come with live to discuss with you. The research paper seminar folder. Comparative literature certificate.
want to tell you कि in today's class we are going to talk about whom? We are going to talk about Chinua Achebe, especially his prominent work, his magnum opus, his masterpiece. That is what? That is Things Fall Apart. And you will come to know कि Things Fall Apart, that's a very popular novel of that when it came in 1958. And you will come to know कि this particular novel जो 1958 में जो ये novel आता है, इस novel में एक तरह से अफ्रीका का जो नाइजीरिया है, उस नाइजीरिया का colonial नाइजीरिया को, स्पेशली colonial नाइजीरिया की व्हेन द ब्रिटिशर केम, यू विल कम टू नो उस समय का नाइजीरिया दिखाया गया है। और नाइजीरिया का जो जो एक तरह का जो ट्राइब है, जो इग्बो कम्युनिटी वहां का है, उसको लेकर के बात की गई है। और जो एक सेंट्रल कैरेक्टर ओकोनकोवो है, ओकोनकोवो क्या सोचते हैं, ओकोनकोवो का नजरिया क्या है, वो नाइजीरिया को कैसे देखते हैं, नाइजीरिया में जो ब्रिटिशर आते हैं उनको कैसे देखते हैं, जो मिशनरीज आए हुए हैं वे उनको कैसे लेते हैं, उस पार्टिकुलर चीज को शेयर किया गया है। बट बिफोर कमिंग ऑन द नॉवेल, आई वुड लाइक टू गो विद व्हाट आई वुड लाइक टू गो विद यू अबाउट द ऑथर, जो उनका ऑथर का अपना जो रहा है उस उन सब चीजों को लेकर के हम बात करेंगे। When I talk about author, remember that कि Chinua Achebe, he was born on 16th November 1930। चिनुआ अचीबी का जन्म 16 नवंबर 1930 ईस्वी को हुआ था। इट्स द फर्स्ट पॉइंट, आई एम नॉट सेइंग दैट यू हैव टू नोट डाउन बिकॉज ऑलरेडी आई हैव written it and I have sent the file and that's available in WhatsApp group, and you will come to know कि he was born what? He was born on 16th November 1930। 16 नवंबर 1930 ईस्वी को चिनुआ अचीबी की पैदाइश होती है। और आप ये देखेंगे कि उनकी जो मौत हुई है 21 मार्च 2013 को, आपका 21 मार्च 2013 को उनकी मौत होती है। तो एक बड़ी शख्सियत, अ ग्रेट फिगर, अ ग्रेट पर्सनालिटी, अ ह्यूज पर्सनालिटी that came in Nigeria. You will come to know he belongs to 20th century but died in 21st century। पूरे वर्ल्ड का अगर मैं कहूं कि वर्ल्ड के अदब में, वर्ल्ड के लिटरेचर में एक बड़ी पर्सनालिटी जो रही है जिसका नाम चिनुआ अचीबी रहा है, he was born on 16th November 1930 and died on 21st March, और 21st मार्च 2013 को उनकी डेथ होती है। इस आदमी ने क्या किया जिसकी वजह से इनका इतना नेम फेम तमाम चीजें आप पाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रहे, चिनुआ जो है अफ्रीका की जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है जिस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं, वो नाइजीरिया रहा है। नाइजीरिया के बारे में अगर आप पढ़ेंगे, केन्या, नाइजीरिया, ये सब ऐसे मुल्क हैं जो बहुत छोटे हैं, जो बहुत ज्यादा अनडेवलप्ड कंट्रीज की कैटेगरी में है। इवन नॉट दे आर नॉट इवन इन द कंट्री ऑफ डेवलपिंग कंट्री, बल्कि अनडेवलप्ड कंट्रीज में। एंड यू विल कम टू नो वहां पे एक बहुत बड़ा राइटर, एक तरह से ग्रेट लिटरेरी फिगर, ही केम इन 20th सेंचुरी 1913 1930 ईस्वी में, जब हिंदुस्तान में गांधी का बोलबाला चल रहा होगा, जब हिंदुस्तान में गांधी जो है आजादी के ख्वाब सजो रहे थे, उसी समय नाइजीरिया में एक ऐसा लिटरेरी फिगर आता है जो वहां के लोगों की आजादी को लेकर, वहां के लोगों की कल्चर को लेकर के बात करते हैं। बाद में अगर हम लोग जानते हैं अफ्रीका को या और चीजों को तो नेल्सन मंडेला की वजह से जानते हैं, लेकिन अदब के लोग जो है केवल नेल्सन मंडेला की वजह से नहीं, बट यू विल कम टू नो कि अदब के लोग, लिटरेचर के लोग एक बड़ी शख्सियत की वजह से भी उसको जानते हैं, जिसका नाम क्या है? चिनुआ अचीबी है। So in this class we are discussing about him. In this class we are discussing about Chinua Achebe, who was born in Nigeria on 16th November 1930 and died on 21st March 2013। इसका मतलब 2013 में उनकी मौत होती है। उन्होंने 21वीं शताब्दी को भी देखा। तो अगर आप देखेंगे एक खूबसूरत जिंदगी उन्होंने जिया, ईश्वर ने उनको एक लंबी जिंदगी अता की और उस लंबी जिंदगी में उन्होंने बहुत सारे क्रिएटिव काम किए हुए हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि जो चिनुआ अचीबी है वो नॉवेलिस्ट भी रहे हैं, क्रिटिक भी रहे हैं, प्रोफेसर भी रहे हैं, पोएट भी रहे हैं। when you come to know कि the contribution of that man you can see in the form of as a poet, प्रोफेसर एंड क्रिटिक। पोएट के रूप में भी रहे, प्रोफेसर के रूप में भी रहे और क्रिटिक के रूप में भी रहे। दिस इज द सेकंड पॉइंट व्हिच आई एम शेयरिंग विद यू। नाउ द थर्ड पॉइंट यू विल कम टू नो कि उनका जो मास्टरपीस है, जो उनका मैग्नम ऑपस है, जो उनका एक, उन्होंने बहुत सारे नावल लिखे, मैं उसका नाम बताऊंगा, डेट भी बताऊंगा, लेकिन उन नावल में से आपकी जो सिलेबस में द पार्टिकुलर नावल विच इज प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, दैट इज थिंग्स फॉल अपार्ट। और ये जो थिंग्स फॉल अपार्ट है, इट केम इन 1958, 1958 ईस्वी में पब्लिश होता है, यूके में पहली बार पब्लिश होता है। वहां का आपका एक प्रेस था, उस प्रेस ने उसको पब्लिश किया था। तो आई विल आल्सो टेल यू कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्रेस जिसने 1958 में इसको पब्लिश किया।
लेकिन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इसका टाइटल, इसका जो टाइटल है वह जो है डब्ल्यू येट्स की पोयम द सेकंड कमिंग से लिया गया है। यू विल कम टू नो कि डब्ल्यू येट्स की जो पोयम द सेकंड कमिंग है, इट फर्स्ट पब्लिश्ड इन डायल मैगजीन इन 1920 1921, एंड यू विल कम टू नो कि दैट डील्स अबाउट व्हाट, दैट डील्स अबाउट द पोस्ट वर्ल्ड वार एक्सपीरियंसेस। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जिंदगी करवट किधर ली, लोगों में क्या बेचैनी रही है, लोगों ने जिंदगी को कैसे देखा, वे जिंदगी को कैसे जीना चाहते थे, उसके एक्सपीरियंसेस को इट हैज बीन टोल्ड बाय हुम, इट हैज बीन टोल्ड बाय डब्ल्यू बी येट्स। एंड डब्ल्यू बी येट्स ने उसमें लिखा हुआ कि टर्निंग द वाइडनिंग जाया, द फाल्कन कैन नॉट हियर द फाल्कनर, थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैन नॉट होल्ड, मियर एनार्की इज लूज्ड अपॉन द world. So this is the line which I recited here. You will come to know in that in these 4 lines there is a line, things fall apart, center can mere anarchy is loosed upon the world, things fall apart, center cannot hold, such a line he has written. Yeah, you will find कि that there is a line, things fall apart. थिंग्स फॉल अपार्ट का मतलब यही है कि जो चीजें सेंटर से, जो चीजें अलमाइटी से जुड़ी हुई है, वे उससे फ्रेगमेंटेड हो चुकी, निकल चुकी, वे उसके अख्तियार में नहीं रह गए। ऐसा लगता है कि जो ह्यूमन बींग्स है 20th सेंचुरी के, जो रेशनल क्रिएचर ऑफ गॉड है, वे गॉड को ही नहीं सुन रहे हैं। थिंग्स फॉल अपार्ट, जो ईश्वर की सत्ता है, जो ईश्वर का एक तरह से हुक्म है, जो ईश्वर का ये वर्ड है कि हम उनके लिए यूज करते हैं, ऑमनीपोटेंट, ऑमनीप्रेजेंट एंड ऑमनीसिएंट, उनसे जो है दुनिया का जो निजाम है वह शायद वो चीजें नहीं हो पा रही है। चाहे आप वेटिंग फॉर गोडो देखिएगा, चाहे एंड गेम देखिएगा, चाहे मेटामॉर्फोसिस को देखिएगा, कुछ ऐसी ही चीजें आपको, कुछ ऐसी तस्वीर वहां पर भी नजर आएगी जब आप द सेकंड कमिंग को देखते हैं। तो सेकंड कमिंग का जो टाइटल, जो उसका लाइन है, वही टाइटल ही पिक्ड अप एंड ही यूज्ड इट। तो एक क्वेश्चन जरूर आता है कि इसका टाइटल कहां से लिया गया है? द सेकंड कमिंग से लिया गया है। नावल कब आई है? 1958 में आई है। कहां से पब्लिश हुई है? यूके से पब्लिश हुई है। इवन आई विल टेल यू आल्सो द नेम ऑफ द पब्लिशर, कि जब वह 1958 में आई है तो उस समय जो उसके जो पब्लिशर थे वहां पे, उन्होंने, जिन्होंने इसको पब्लिश किया, उन्होंने क्या जो है उसका था, तो वो सारी की सारी चीजें हम लोग चलेंगे। और यू विल कम टू नो, जो पब्लिशर का नाम था विलियम हेनमैन लिमिटेड। द नेम ऑफ द पब्लिशर वाज विलियम हेनमैन लिमिटेड। एंड यू विल कम टू नो, ये सारी चीजें आपको नोट्स जो सेंड की गई है उसमें अवेलेबल है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वांट टू टेल यू कि व्हेन आई टॉक अबाउट कि जो ये राइटर रहे हैं, ये राइटर नाइजीरिया में पैदा हुए। नाइजीरिया का जो इग्बो कम्युनिटी है, जो नाइजीरिया का साउथ ईस्टर्न पार्ट रहा है, उससे काफी वहां की कल्चर से काफी प्रभावित थे। और पूरे नावल को 3 सेक्शन में बांटा गया है। उन 3 सेक्शन में आप देखेंगे कि एक सेक्शन में जो ओकोनकोवो जो मेन कैरेक्टर है, उसकी फैमिली, उसकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में बात की जाती है। और दूसरे सेक्शन में ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज आती है उनका क्या प्रभाव पड़ता है और उनकी वजह से और क्या परिवर्तन आते हैं, और अफ्रीका की कल्चर को लेकर के बात की जाती है। So what I want to tell you, when you go with this novel, it's a very beautiful novel, and you can just compare this novel with A Passage to India written by E.M. Foster, where you also find the colonial spirit, but colonial spirit in the light of India. जहां पर आप colonial spirit पाएंगे, जहां पर आप इस चीज की पाएंगे कि कैसे जो है एडिला क्वेश्चन, मिसेज मूर, डॉक्टर अजीज, और उसके अलावा जो और ब्रिटिशर रहे, उनकी मेंटेलिटी इंडिया के प्रति क्या रही है, कुछ ऐसी ही चीजें आपको वहां पर नजर आएंगी। लेकिन वहां पे क्या है, वहां पे जो नाइजीरिया का कल्चर है वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि राइटर को अपने कल्चर से बड़ा प्यार था, अपनी कंट्री से बहुत मोहब्बत थी। तो उन्होंने जो कल्चर का कंट्रास्ट है, जो वहां के लोगों का कन्वर्जन हो रहा था मिशनरीज के आने से, उसकी तकलीफ को उन्होंने देखा और उसको उन्होंने वहां पे बयां किया। सो यू विल कम टू नो कि दिस नॉवल इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाईली सिग्निफिकेंट नॉवल, अ डिबेट नॉवल विच इज प्रिस्क्राइब्ड, स्पेशली यू विल कम टू नो इन अफ्रीका। अफ्रीका के जो भी कंट्रीज हैं, जो कॉलेजेस हैं, जो यूनिवर्सिटीज हैं, in all the universities and colleges this particular novel is prescribed, and it is known as one of the most popular novel of Africa. और वहीं पर ही नहीं, इवन इन वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में भी आप देखेंगे कि इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेगी। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, यू विल कम टू नो कि एक तो मैंने आपको टाइटल बताया, नावल के बारे में आपको मैंने बताया, एंड हम लोग जो बात कर रहे थे वो चिनुआ अचीबी को लेकर के बात कर रहे थे। एंड यू विल कम टू नो कि व्हेन यू गो विद दिस नॉवलिस्ट, स्पेशली चिनुआ अचीबी, तो जो चिनुआ अचीबी है वो जो है एक तरह से बॉर्न ओगिडी, ब्रिटिश नाइजीरिया। नाइजीरिया में एक जगह है जिसका नाम है ओगिडी, OGIDI, वहां पे उनका जन्म हुआ था।
और ब्रिटिश नाइजीरिया क्यों कहा जा रहा है? बिकॉज एट दैट टाइम नाइजीरिया वाज द कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। जैसे इंडिया वाज द कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, इन द सेम वे नाइजीरिया वाज आल्सो द कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। वह भी जो है कॉलोनी था ब्रिटिश एम्पायर का। सो व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू टेल यू कि नाइजीरिया में एक जगह है जिसका नाम ओगिडी, OGIDI, वो जो ओगिडी है दैट इज अ पार्ट ऑफ द नाइजीरिया। You will come to know that time Nigeria was the colony of the British Empire. He was born there on 16th November 1930. उनकी जो मौत होती है बोस्टन में होती है। बोस्टन जो है मैसाचुसेट्स यूएस में है, वहां पे उनकी मौत होती है। एंड यू विल कम टू नो यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहां पर बोस्टन में होती है, मैसाचुसेट्स जो जगह है वहां पे। और कब? आपका 2013 में। सो इस तरह से। लेकिन आप देखेंगे उनकी डेड बॉडी को नाइजीरिया में ही ले जाकर के दफनाया गया। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की उनका जो रेस्टिंग प्लेस है, रेस्टिंग मतलब उनकी जो कब्र है, वह जो है ओगिडी अनम्बरा नाइजीरिया में ही है, वहां पे आप उसको देखते हैं। सो आप ये देखेंगे कि एक जर्नी है। किसका एक जर्नी है? द जर्नी ऑफ दिस मैन फ्रॉम नाइजीरिया टू मैसाचुसेट्स या यूएस अमेरिका। ही बिकेम पॉपुलर, ही गॉट द सिटीजनशिप ऑफ अमेरिका एंड यू विल कम टू नो ही ट्राइड टू वाइप द टीयर्स ऑफ द ब्लैक पीपल। जो ब्लैक पीपल थे उनके आंसुओं को उन्होंने पोंछने की कोशिश की। Even he got the citizenship of America, but he had love, he had affection, he had a core of heart for whom? For the Nigerian black people who lived there. He had affection for his own nation, the particular culture which he lived, which his parents lived. उस कल्चर से वो मोहब्बत करते हैं, उस कल्चर से उनको लगाव है, उस कल्चर के प्रति उनको एक तड़प है जो उन्होंने उसका इजहार ख्याल किया हुआ है इस नावल में जो है। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि उनका बॉर्निंग, उनका आपका अपना डाइट, उनका रेस्टिंग प्लेस और उनका जो नेशनलिटी रही है इग्बो ऑफ नाइजीरिया, और उनका जो टाइमिंग रहा है 1958 लिटरेरी करियर, 1958 से लेकर के 2012 तक उनका लिटरेरी करियर आपको देखने को मिलेगा। बाकी उनका जो जन्म हुआ 1930 ईस्वी में हुआ, मौत जो हुई है 2013 में हुई है, लेकिन लिटरेरी करियर 1958 से शुरू होता है 2012 तक चलता है। तो एक बेहतरीन लिटरेरी करियर उन्होंने दुनिया को दिया। तो जब उनके लिटरेरी करियर से क्या क्या निकल करके आए, जैसे मैंने आपको बताया था वो प्रोफेसर भी रहे हैं, पोएट भी रहे हैं, क्रिटिक भी रहे हैं, और आप कह सकते हैं कि अगर मैं कहूं कि ही वाज द टीएस एलियट ऑफ नाइजीरिया तो देयर इज नो एग्जैजरेशन एट ऑल, क्योंकि जो टीएस एलियट इंग्लैंड के लिए किए शायद उन्होंने नाइजीरिया के लिए किया होगा। उनके जो वर्क्स हैं, ज्यादातर जो नॉवेल है, उन नॉवेल्स का मैं नाम लेना चाहूंगा। पहला थिंग्स फॉल अपार्ट है, दैट केम इन 1958। दूसरा है नो लॉन्गर एट ईज, इट केम इन 1960, and the third is Arrow of God 1964। you will come to know कि उनका नोटेबल वर्क्स है। उस नोटेबल वर्क्स में मैं आपको बता रहा हूं कि थिंग्स फॉल अपार्ट इट केम इन 1958, नो लॉन्गर एट ईज 1960, Arrow of God 1964, A Man of the People 1966, Ant Hills of the Savannah 1987, Ant Hills of the Savannah 1987। So these are the novels of this man, you will come to know these are the novels of this man। और इस नॉवेल का एक पूरा उनका, जिसमें से एक ही आपके यहाँ सिलेबस में है, हमें उस पर बात करना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा उनको कुछ अवार्ड्स भी मिले हुए हैं, और आप देखेंगे मैं हल्का सा बता करके फिर नॉवेल पे मैं चलूंगा। उनको एक अवार्ड मिला है नाइजीरियन नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड 1975 में। व्हाट द अवार्ड ही गॉट नाइजीरियन नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड 1979, St. Louis Literary Award 1999, the Dorothy and Lillian Gish Prize 2010। So these are the awards you will come to know, उनको ये awards मिले हुए हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, उन्होंने जैसे कि मैंने आपको बताया था वो एक टीचर भी थे, प्रोफेसर भी हैं, क्रिटिक भी हैं, सो मेनी थिंग्स ही डिड। तो उनका जो एक तरह से जो उनका एज अ प्रोफेसर या एज अ टीचर जो उनका था, उन्होंने कई यूनिवर्सिटीज में सर्विस दी है, जिसमें से एक उनका सर्विस है डेविड एंड मेरियाना फिशर यूनिवर्सिटी, डेविड एंड मेरियाना फिशर यूनिवर्सिटी में ही कंट्रीब्यूटेड। दूसरा था कि प्रोफेसर एंड प्रोफेसर ऑफ अफ्रीकन स्टडीज ब्राउन यूनिवर्सिटी में 2009 से लेकर 2013 तक वो वहां पर प्रोफेसर रहे हैं, प्रोफेसर एंड प्रोफेसर ऑफ अफ्रीकन स्टडीज ब्राउन यूनिवर्सिटी 2019 से 2013 तक। एक उनका और उसी तरह से कंट्रीब्यूशन था चार्ल्स पी स्टीवेंसन, प्रोफेसर ऑफ लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर बार्ड यूनिवर्सिटी, वहां पर भी उनका कंट्रीब्यूशन रहा। सो इन दिस वर्क हियर यू विल कम टू नो कि एज he was undoubtedly a poet, a critic, a novelist, but he was a professor who enlightened the
the scholars of the world, who enlightened the scholars of the world by his creativity and by his noble lectures. उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है जो एक तरह से रेशियल इश्यूज को या रेशियल प्रॉब्लम्स को लेकर के दिखाता है. उस लेक्चर का नाम है एन इमेज ऑफ अफ्रीका, रेसिज्म इन कॉनराड्स हार्ट ऑफ डार्कनेस. द नेम ऑफ दैट लेक्चर इज एन इमेज ऑफ अफ्रीका, रेसिज्म इन कॉनराड्स हार्ट ऑफ डार्कनेस. और ये काफी कंट्रोवर्शियल रहा. जब ये लेक्चर आया उनका पब्लिश होता है तो काफी कंट्रोवर्सी होती है. तो मैं आपका रिस्पांस जानना चाहता हूं कि इतना व्हाट आई टोल्ड यू, आई जस्ट टोल्ड यू अबाउट आर्थर, स्पेशली आर्थर थिंग्स फॉल अपार्ट के बारे में थोड़ा सा. तो जो आर्थर चिनुआ अचीबी है, व्हेन वाज ही बोर्न? व्हेन वाज ही बोर्न? 1913. When did he die? What is the year? 2013. May I know which country he belongs? He belongs to Nigeria, that is located in Africa. Was it the colony of the British Empire? Yeah, okay. Can you tell me his magnum opus, Things Fall Apart, published which year? 1958. And he took the title of this novel from which work of W.B. Yeats? The Second Coming. That's good. The Second Coming. और द सेकेंड कमिंग जो पोयम है, इट पब्लिश इन 1920 इन डायल मैगजीन, उसको लेकर के. या इसके अलावा मैंने आपसे बताया कि जो थिंग्स फॉल अपार्ट है, इट्स अ वेरी पॉपुलर वर्क ऑफ दैट मैन. ओम प्रकाश जी, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, प्लीज म्यूट. So I told about these things और मैंने तमाम चीजें बताई एज अ प्रोफेसर, एज अ चीजें. नाउ वी आर गोइंग टू टेक व्हाट? नाउ वी आर गोइंग टू टेक हिज नॉवेल. उनका जो नॉवेल है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, खासकर मैं कैरेक्टर्स को लेकर के, थीम को लेकर के मैं डिस्कस करना चाहूंगा. सबसे पहला चीज की जो उनका नॉवेल थिंग्स फॉल अपार्ट है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल नॉवेल एंड इट्स द मास्टरपीस और मैग्नम ओपस ऑफ दैट मैन. एंड इन दिस नॉवेल यू विल फाइंड व्हाट? इन दिस नॉवेल यू विल फाइंड कि he talks about the colonial Nigeria, especially the negative impact of the Christian missionaries, and how did जो Christian missionaries है वे कैसे आए, उन्होंने कैसे कन्वर्जन किया. एक सेक्शन उसको लेकर के बात की गई. दूसरा सेक्शन ये भी है कि जो वहां का कल्चर है, उस कल्चर को लेकर के वहां पे काफी ज्यादा बात की गई. कल्चर जो नाइजीरिया का आपका लोकल कल्चर है, जो फॉक कल्चर है. यू विल कम टू नो कि इस तरह की बातें W.B. येट्स ने भी, स्पेशली आयरिश फॉकलॉर को लेकर के W.B. येट्स ने भी अपनी पोयम में किया हुआ है, क्योंकि W.B. येट्स आयरलैंड से बिलोंग करते थे. ऐसी कुछ बातें J.M. सिंज जो आयरिश ड्रामेटिस्ट थे, उन्होंने जो है किसमें अपनी एक ड्रामा अ प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड में किया हुआ है. But here you will come to know what? Here you will come to know that he talks about whom? Here you will come to know that he talks about कि उनका जो नाइजीरिया का कल्चर है, वह नाइजीरिया का कल्चर को लव करते हैं, लेकिन उनकी नजर में कि ब्रिटिशर केम एंड दे वांट टू क्रश इट. जो ब्रिटिशर हैं वे नाइजीरिया की कल्चर को क्रश करने पर है, और उस चीज को उन्होंने दिखाने की कोशिश की है. सो व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू टेल यू विल कम टू नो कि ये एक तो सबसे पहला कि नॉवेल जो है यह एक प्री कॉलोनियल लाइफ को दिखाता है. जो नॉवेल है पहले प्री कॉलोनियल लाइफ को दिखाता है, और प्री कॉलोनियल लाइफ को दिखाने के बाद वो जो है कॉलोनियल लाइफ को दिखाता है. प्री कॉलोनियल एंड कॉलोनियल, ये दोनों लाइफ है, कहां से बिलोंग करती है? नाइजीरिया से बिलोंग कर रही है. सो हियर यू विल कम टू नो कि प्री कॉलोनियल एंड कॉलोनियल, स्पेशली नाइजीरिया, और ये जो नाइजीरिया का प्री कॉलोनियल और कॉलोनियल लाइफ है, वहां से खुद आथर बिलोंग करते हैं. सारिका मैम, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. सारिका मैम. सो हियर यू विल कम टू नो कि वहां पर ये रहा है, और उसमें ये भी चीज दिखाया गया कि प्री कॉलोनियल लाइफ का जो कल्चर है वो कैसे है, और विद द अराइवल ऑफ यूरोपियन स्पेशली द ब्रिटिशर, जो ब्रिटिशर है, जो यूरोपियंस है, उनके आने से, उनके अराइवल से क्या होता है. सो दिस थिंग यू विल आल्सो कम टू नो. ये चीज भी आपको देखने को मिलेगा. सो व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू टेल यू कि वी हैव टू टेक दिस पॉइंट्स, वी हैव टू गो विद दिस पॉइंट्स कि जो
19वीं शताब्दी का जो नाइजीरिया है, जो गुलाम होने से पहले वहां की कल्चर क्या है और जब ब्रिटिशर आते हैं तब क्या होती है। यहां पर इसको बताने से पहले हियर आई वांट टू डिस्कस 2 or 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो जो 2 or 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दैट्स हाईली सिग्निफिकेंट। उसमें से एक बात मैं ये करना चाहूंगा कि जब आप कॉलोनियल मेंटालिटी को बात देखते हैं तो इन कॉलोनियल मेंटालिटी यू फाइंड टू थिंग्स। वन थिंग इज व्हाट, वन थिंग इज एक तो सेल्फ होता है, दूसरा अदर होता है। जो सेल्फ होगा वह कहाँ का होगा, वह जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि इन्वेडर, आउटसाइडर या कोलोनाइजर, जो बाहर से आता है और किसी लैंड पे कब्जा कर लेता है, अपने आप को वहां का वह सेल्फ बना लेता है। और वहां के रहने वाले जो मूल निवासी है, जो वहां के रहने वाले रियली में जिनका वह वतन है, वह उनको अदर बना देता है। तो ये बात हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि इस नावल को जो आपको एक्सप्लेन करना, द थिंग विच यू हैव टू एक्सप्लेन इन द लाइट ऑफ द कोलोनियलिज्म। व्हेन आई टॉक अबाउट द कोलोनियलिज्म देन वी हैव टू मेक अ बाउंड्री लाइन। एक बाउंड्री लाइन हमें बनानी पड़ेगी। वह बाउंड्री लाइन किसकी होगी, सेल्फ और अदर की होगी। वह बाउंड्री लाइन किसकी होगी, यू और आई की होगी। वह बाउंड्री लाइन किसकी होगी, वह बाउंड्री लाइन इंफीरियरिटी और सुपीरियरिटी की होगी। मैं केवल 3 वर्ड यूज कर रहा हूं। वह बाउंड्री लाइन किसकी है, यू एंड आई की है। बाहर का आदमी जो होगा, जो वहां का नेटिव नहीं है, जो वहां का बॉर्न पीपल नहीं है, वन हु इज इन्वेडर, वन हु इज अटैकर, वन हु ऑक्यूपाइड दैट लैंड, वन हु केम फ्रॉम आउटसाइड एरिया, या he belongs to another nation, another country, he came here and he occupied that land and treated that people as other। वह वहां के लोगों को क्या करता है, अदर के रूप में ट्रीट करता है। तो जो ओकोंको जो कैरेक्टर है, वह ये देखता है कि मेरा पहले का कल्चर कैसे था और मेरा अब का कल्चर कैसे है। हम अफ्रीकन लोग पहले कैसे रहते थे और हम अफ्रीकन लोग ब्रिटिशर के आने के बाद कैसे रह रहे हैं। जैसे जब भी ये बात होती है इंडिया के लाइट में, इफ यू गो विद अ पैसेज टू इंडिया, you will come to know कि मिसेस मूर, एडिला क्वेस्टेड, डॉक्टर अजीज, व्हाट द केमिस्ट्री दे है, जो भी उनका केमिस्ट्री रहा हो, लेकिन हमेशा जो है ब्रिटिशर के माइंड में वहां पे एक था कि दे आर सुपीरियर। खासकर जो एडिला क्वेस्टेड रही है, एडिला क्वेस्टेड का जो एक तरह से रिलेशनशिप रहा है, उसको लेकर के आप देखेंगे कि बहुत अच्छा नहीं रहा। जो उनका लवर है वह कैसे जो है इंडियन को कैसे ट्रीट करता, कैसे मिसेस मूर को, क्योंकि वह उनका बेटा है, तो कैसे मिसेस मूर को इंस्ट्रक्ट करता है कि यू डोंट हैव टू मेक एनी इंटीमेसी विद इंडियन, इंडियन के साथ आपको इंटीमेसी नहीं करनी है। अगर आप कहीं पे सिविल लाइन्स में इस चीज को पाते हैं कि या पहले जब कभी लिखा जाता था कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, तो इसका मतलब यह इंडिकेट करता है कि दे हैव द रेशियल प्रिजुडिस, कि इंडियंस आर इंफीरियर टू मी। सो व्हाट आई वांट टू से कि टू अंडरस्टैंड दिस पार्टिकुलर नॉवेल, आपको 3 शब्द को ध्यान में रखना है, कोलोनाइजर, कोलोनाइज्ड। कोलोनाइज्ड का मतलब ये हो गया कि नाइजीरिया के जो मूल निवासी थे, जो वहां के इनहैबिटेंट्स थे, जो वहां के बॉर्न पीपल थे, दे हैव बीन कोलोनाइज्ड। एंड हु कोलोनाइज्ड देम, दे वर कोलोनाइज्ड बाय द कोलोनाइजर। कोलोनाइजर कौन है, ब्रिटिशर है। जब उन्होंने उसको कोलोनाइज किया तो नाइजीरिया का कल्चर कितनी तेजी के साथ बदलता है, उस बदलते कल्चर को जो है क्या किया गया है, उस बदलते कल्चर के फीके पड़ते हुए रंगों को बहुत ही खूबसूरत ढंग से उकेरा गया है। सो हियर वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बदलता हुआ कल्चर, नाइजीरिया और तमाम चीजें। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वुड लाइक टू टेल यू कि नाइजीरिया जब कोलोनियल नाइजीरिया बना तो उससे पहले की क्या कंडीशन थी, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ नाइजीरिया, दैट वाज द प्री कोलोनियल। प्री कोलोनियल क्या था, उस पर भी हमें ध्यान में रखने की कोशिश करना वहां के कल्चर को लेकर के। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ये देखेंगे कि एक तरह से काफी पॉपुलर नॉवेल रहा है और इसमें आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म को भी जो है अप्लाई किया जा सकता है। क्योंकि आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म में एक चीज आप देखेंगे कि जो वहां का कल्चर है, स्पेशली जो मिथ रहा है, उस पार्टिकुलर मिथ को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। एंड द सेम थिंग यू फाइंड हियर। तो इस नॉवेल को 2 पॉइंट हमसे समझने की जरूरत है, colonialism और archetypal criticism। You can note down these 2 points कि these 2 points are highly significant। archetypal criticism में मिथ को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है, सब कुछ ये माना जाता है वहीं से शुरू होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो नॉवेल है मैंने आपको बताया था 1958 में पब्लिश होता है और एक जो वहां के पब्लिशर रहे हैं यूके में पब्लिश होता है और उस पब्लिशर का नाम है विलियम हेनमैन लिमिटेड। और आप देखेंगे कि ये हेनमैन का फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क था। इट वाज द फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क ऑफ हेनमैन, मतलब अफ्रीकन सीरीज को लेकर के अफ्रीका के जो नावल वहां आना शुरू हुए उसमें ये सबसे पहला अफ्रीका का नावल था जो वहां पे पब्लिश होता है। तो पब्लिशर का क्या नाम है, विलियम हेनमैन लिमिटेड, और ये वहां पे होता है 1958 में यूके में पब्लिश होता है। अब जो इंपॉर्टेंट बात है उसकी स्टोरी को लेकर के या चीजों को लेकर के आप देखेंगे
कि जो नॉवेल है या एक कैरेक्टर जो प्रोटेगनिस्ट है जिसका नाम ओकोन कोवो है, जो नॉवेल है या किसके बारे में बात करता है, ओकोन कोवो के बारे में बात करता है, वह प्रोटेगनिस्ट है, वह सेंट्रल कैरेक्टर है। और जो ओकोन कोवो है वह यूनोका का लड़का, यूनोका भी एक कैरेक्टर है। मैं यहाँ दो कैरेक्टर का नाम ले रहा हूँ, दोनों के बीच के डिफरेंस को आपको बता रहा हूँ। एक कैरेक्टर यूनोका है और दूसरा ओकोन कोवो है। जो यूनोका है वह एक ऐसा कैरेक्टर है जो हम्बल्ड है, जनरस है, जो एक तरह से कहा जाए कि उसमें उस तरह की मास्कुलिनिटी नहीं है जो मास्कुलिनिटी आप जो है ओकोन कोवो में देखेंगे। जो मास्कुलिनिटी आप ओकोन कोवो में देखेंगे वह जो ओकोन कोवो जो है वह एक तरह से रेसलर है और अपने नाइजीरिया की उस मास्कुलिनिटी को वह रिप्रेजेंट करता है जिसमें वायलेंस को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है, जहां पर जो है फ्रीडम ऑफ वीमेन नहीं है। तो इस नावल को कई जगह, कई डिस्क्रिप्टिव, कई पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा सकता है। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मास्कुलिनिटी, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म, कॉलोनियल एस्पेक्ट इसका, और दूसरा सबसे बड़ा चीज कि वहां की कल्चर के प्रति जो लव है। तो when you talk about in this novel, तो in this novel you find a character and the character is who? The character is Okonkwo, जो वहां की इग्बो कम्युनिटी से बिलोंग करता है। ओकोनकोवो एक कम्युनिटी से बिलोंग करता है, उस कम्युनिटी का क्या नाम है? इग्बो, IGBO, इग्बो कम्युनिटी से बिलोंग करता है। और यह जो कम्युनिटी है, यह कम्युनिटी वहां पे एक तरह से पूरी तरह से पूरा चीजों पर को ऑक्यूपाई किए, एक वहां की बहुत पॉपुलर एक ट्राइब है। और वहां पे और भी ट्राइब्स है जिससे उनका क्लैश होता रहता है, ट्राइब्स का भी क्लैश होता रहता है। इस तरह की चीजें हमें वहां पे देखने को मिलेगा। लेकिन एक दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ओकोनकोवो वहां के एक रेसलर को डिफीट करके बहुत चैंपियन बन जाता है। और यहीं से किसकी शुरुआत होती है? मास्कुलिनिटी की, कि ओकोनकोवो चैंपियन क्यों बना? चूंकि ओकोनकोवो बहादुर है। और बहादुरी की डिफिनीशन क्या दी गई है? कि ही डिफीटेड अनदर रेसलर, उन्होंने एक दूसरे रेसलर को डिफीट किया। और वह ब्रेव है, करेजियस है, बोल्ड है और मास्कुलिनिटी को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ओकोनकोवो का एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। एंड व्हाट इज द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ ओकोनकोवो? द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ ओकोनकोवो इज दैट ही हैड 3 वाइव्स एंड ही बीट्स हिज वाइफ एंड ट्रीट्स देम ब्रूटली। मेरा क्योंकि मैं जेंडर को लेकर के काफी बातें करता हूं, तो मैं यहाँ पे एक जरूर क्वेश्चन कहूंगा, ये कैसी मास्कुलिनिटी है एक तरफ जिसके लिए एडमायर किया गया, और दूसरी तरफ उसी मास्कुलिनिटी का एक नेगेटिव एस्पेक्ट नजर आता है कि बीटिंग वाइव्स, टू बीट वाइफ, या ओकोनकोवो beats his 3 wives and Okonkwo thinks that it is also the symbol of masculinity. So you can just try to find out कि patriarchy, औरत का हस्बैंड पर डिपेंड होना, हस्बैंड मास्कुलिन है, वह उनको बीट करता है, फिर भी वाइफ्स कुछ नहीं कहती बल्कि उनका एडमायर करती है या एकदम दब करके रहती है। सो इज इट मास्कुलिनिटी? if we beat anyone, if we suppress anyone, if we subjugate anyone, is it masculinity? तो यह एक क्वेश्चन है कि ऐसी मास्कुलिनिटी का क्या फायदा जहां पे उसका मास्कुलिनिटी का डिफिनेशन इन टूडेज थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। if you are a caring father, if you love your sons and daughters, if you are giving time to your family, if you are managing you can say ki kitchen, if you are good cook, it's another aspect of masculinity. It's another aspect of masculinity. Masculinity does not mean कि आप बहुत बड़े रोल मॉडल बन गए हैं, रोल मॉडल इन द सेंस कि इफ आई से कि जैसे बहुत सारे लोग सलमान खान जैसे, शाहरुख खान जैसे, या जो इंडियन मूवी में दिखाया जाता है कि वायलेंट नेचर, तो वही मास्कुलिनिटी नहीं है। We should try to change that particular area, that particular dimension of masculinity, and we should try to redefine masculinity in the light of noble work, masculinity in the light of great works. We have to traditional मास्कुलिनिटी तो वायलेंस में विश्वास करती है, ब्रेवरी में विश्वास करती है, बड़े बड़े सामान को कि पुरुष उठा लेता है उस पर विश्वास करती है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल देना चाहूंगा। यू ऑल हैव गॉन विद द मूवी क्रिस 3। इन क्रिस 3 देयर इज अ सीन दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल सीन, एंड ऑलवेज I give the example of that scene in my lecture whenever I come to deliver a lecture on masculinity. You will come to know कि there is a scene, and what is that scene? कि Aishwarya, not Aishwarya Rai, but Priyanka Chopra, a beautiful heroine who is the part of that movie. She is
flying with the help of the balloon in the open sky. What happens? The balloon burst suddenly and Priyanka is about to fall. Balloon के help के माध्यम से she is in the open sky flying, but balloon burst. She is about to fall. You will come to know कि Hrithik Roshan just runs and takes Priyanka Chopra in his left hand and just descending down. You will come to descending down, beholding her intoxicated eyes. कि ये एक सीन दिखाया गया कि प्रियंका चोपड़ा को उन्होंने लेफ्ट हैंड में ले लिया और उसकी खूबसूरत इंटॉक्सिकेटेड आईज को जो है निहारते हुए धरती पर आ रहे हैं। मैं समझता हूं कि इसको इसलिए दिखाया गया होगा और जितने लोग बैठे थे सभी ने क्लैपिंग किया, उसमें शमीम ने भी क्लैपिंग की होगी उस समय। लेकिन अब एक क्वेश्चन जरूर उठता है कि ये मास्कुलिनिटी का तो हुआ कि मास्कुलिनिटी में क्या आया? मास्कुलिनिटी में आया कि ऋतिक रोशन ओनली कैन सेव प्रियंका, प्रियंका कांट सेव हरसेल्फ। प्रियंका अपने आप को नहीं बचा सकती, उसको बचाने के लिए किसी पुरुष की जरूरत पड़ेगी। तो दुनिया में जो है बचाने का सारा काम, सेवियर का सारा काम, प्रोटेक्शन का सारा काम और जितनी चीजों के बचाने का सारा काम वो पुरुष के खजाने में चला आया। पुरुष ने औरतों को बचाया, औरतों की हिफाजत की। ऐसा दिखाया जाता है कि औरत हेल्पलेस है, अपनी हिफाजत नहीं कर सकती, बचा नहीं सकती, जबकि नाउ अडेज यू विल कम टू नो कि वो एयरक्राफ्ट तक उड़ा रही है। सो एक पार्टिकुलर चीज आई। दूसरा सबसे बड़ा चीज ये आया कि अगर रियल लाइफ में देखा जाए तो कैन यू डू, कैन आई डू? मैं तो नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ना तो जो है मेरी फैमिली के लोग गुब्बारे से उड़ेंगे, अगर उड़ेंगे भी तो वो इस तरह की चीजें मैं उनको हवा में नहीं बचा सकता, बिकॉज आई नो कि कुछ तरकीब होगा। लेकिन ये जो मास्कुलिनिटी दिखाई गई, मुझे पता है इफ आई डू द थिंग्स तो सर्टेनली कि या तो मैं मर जाऊंगा या तो कहीं फ्रैक्चर हो जाएगा, मैं हॉस्पिटल में रहूंगा। तो आई डोंट हैव दैट टाइप ऑफ मास्कुलिनिटी। मेरे पास वैसी मास्कुलिनिटी नहीं जो ऋतिक रोशन के पास है, जो ओकोनकोवो के पास है। तो बीइंग अ हम्बल मैन वी शुड ट्राई टू डिफाइन, इस पार्टिकुलर नॉवेल को हमें समझने की कोशिश करना है कि रियली में जो मास्कुलिनिटी ओकोनकोवो के कैरेक्टर में दिखाया गया वह आज की सोसाइटी में कितना वो है। इस पर एक बेहतरीन रिसर्च पेपर लिखा जा सकता है, मास्कुलिनिटी इन द कैरेक्टर ऑफ ओकोनकोवो। तो कैसा मास्कुलिनिटी? शुड वी वेलकम इट, शुड वी ग्रीट इट, या इज इट रेलिवेंट इन टुडेज सिनेरियो और नॉट? कि वाइफ को बीट करना, रेसलिंग करना, उसको करना, रेसलर में तो वीमेन को अभी आपको दिखाई पड़ रही है। सो मेनी थिंग्स यू विल कम टू नो। तो जो पहले कहा जाता था वीमेन आर टेंडर, वीमेन आर सॉफ्ट, दे आर डेलिकेट, इमोशन, फीलिंग्स, ये सारी चीजें वीमेन के अकाउंट में जोड़ दी गई थी। नाउ नो, नॉट एट ऑल। जमाना हैज चेंज, टाइम हैज चेंज एंड वी शुड बी रेडी टू वेलकम न्यू थिंग्स। सो आई वॉज टेलिंग यू कि ये जो नॉवेल है मास्कुलिनिटी के भी पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है, और उसको देखने के लिए आपको एक ही कैरेक्टर पकड़ना होगा। कौन सा कैरेक्टर है? ओकोनकोवो। ओकोनकोवो जो कैरेक्टर है वह वहां की इग्बो कम्युनिटी से बिलोंग करता है। वह एक रेसलर है, उसने अपने यहाँ की दूसरे रेसलर को डिफीट किया है और उसका नेम फेम, उसकी मार्केट अपना बन गई है, उसकी मार्केट अपनी बन गई है। एंड व्हेन ही डिफीटेड द अदर पीपल, रिमेंबर दैट कि उसकी 3 वाइफ्स हैं, लेकिन वो अपनी तीनों वाइफ्स को बहुत ब्रूटली ट्रीट करता है, उनको बीट करता है और उनको सप्रेस करता है, इवन द वाइफ और नॉट रेजिंग एनी क्वेश्चन। तो ये भी वहां की कल्चर में था। वहां की कल्चर में क्या था? मास्कुलिनिटी थी। वहां की कल्चर में क्या था कि सेकेंडरी पोजीशन ऑफ वीमेन, नॉट प्राइमरी कंडीशन बट सेकेंडरी पोजीशन ऑफ वीमेन, उसको लेकर के। तीसरा ये है कि जो नाइजीरियन क्लैन है वहां पे एक और भी क्लैन रहा है, यूमोफिया। यूमोफिया भी एक दूसरा ट्राइब रहा है। एक तो पहला ट्राइब तो इग्बो, IGBO, दूसरा चीज क्या है? यूमोफिया। जो दूसरा क्लैन जो यूमोफिया है, इन दोनों के बीच में क्लैश चलता है। तो एक चीज ये भी दिखाया गया कि नाइजीरिया में जो जो है आपके ट्राइब्स हैं, उन दोनों में क्लैश चल रहा है। इसका मतलब है कि प्री कॉलोनियल नाइजीरिया में यह एक आम बात रही है कि एक जनजाति का दूसरी जनजाति से, एक कबीले का दूसरी कबीले से लड़ाई झगड़ा चलता है। और यह लड़ाई झगड़ा किसके लिए हो सकता है? वुमन के लिए भी हो सकता है, मास्कुलिनिटी के भी नाम पे हो सकता है। ऑल दीज थिंग्स यू विल कम टू नो, ये चीजें आप देखेंगे। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि नावल को 3 हिस्सों में बांटा गया। द नावल हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। और ये जो हिस्सा है इस 3 पार्ट्स में, जो पहला पार्ट है उसमें जो है ओकोनकोवो का जो अपना लाइफ है, पर्सनल हिस्ट्री है, उसको दिखाया गया है। उसकी फैमिली मेंबर्स को लेकर के बात की गई पहले पार्ट में। सेकेंड और थर्ड पार्ट में आप देखेंगे कि वहां की कस्टम और सोसाइटी को लेकर के बात की जाती है। किसके कस्टम? इग्बो सोसाइटी और इग्बो कस्टम को लेकर के बात की जाती है। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल नॉवेल वेयर यू फाइंड colonialism, where you find masculinity, where you find archetypal criticism, and you can also see what? You can also see culture, tradition, and its value in the eye of author. नाइजीरियन कल्चर जिसको फॉक लिटरेचर कहा जाता है, तो ये नाइजीरिया का फॉक लिटरेचर है।
और लेकिन एक चीज और दिखाया गया कि प्री कोलोनियल नाइजीरिया एंड कोलोनियल नाइजीरिया, इस चीज को लाइन आपको खींचना पड़ेगा कि हाउ वाज प्री कोलोनियल नाइजीरिया एंड हाउ इज colonial Nigeria and what is the response of the Britisher या स्पेशली मिशनरीज। तो पूरे नावल को 3 सेक्शन में बांटा गया है। जो पहला सेक्शन है वह किसके बारे में बात करता है, जो ओकोंकोवो है उसकी लाइफ को, उसकी फैमिली के लोगों के बारे में और साथ ही साथ जो है और चीजों को। लेकिन जो दूसरा और तीसरा सेक्शन है वह वहां की इग्बो कम्युनिटी, इग्बो सोसाइटी और उनकी हिस्ट्री के बारे में बात करता है, उनके कस्टम के बारे में बात करता है। उसको लेके दूसरा चीज ऐसी है कि ये भी दिखाता है कि जो है यूरोपियन आते हैं, यूरोपियन के आने के बाद क्या परिवर्तन होता है, मिशनरीज के आने के बाद क्या परिवर्तन होता है, इस चीज को भी लेकर के वहां पे दिखाया गया है। खासकर ओकोंकोवो, उसकी फैमिली का और इग्बो कम्युनिटी में क्या परिवर्तन दिखाया गया है। तो दीज थिंग्स यू फाइंड कि द रोल ऑफ मिस्ट्री, बिकॉज आई कांट टेल यू द होल स्टोरी कि हाउ दे कम एंड व्हाट दे डिड, नो नॉट एट ऑल टेकिंग दिस सब्जेक्ट मैटर कि देयर इज मास्कुलिनिटी, रेसलिंग है, वाइफ का सप्रेशन है, कन्वर्जन है, क्रिश्चियन मिशनरी का आना है, और जो वहां का फोक कल्चर है, जो वहां का फोक लॉर है, जो वहां का ट्रेडिशन है, उसको वैल्यू दिया गया है। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वहां का वैसा स्टोरी क्या होगा। लेकिन आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि आफ्टर गेटिंग दिस पार्टिकुलर लेक्चर तो यू कैन गो विद द समरी। कैरेक्टर्स में अगर हम उसकी लेने की बात करें कि आफ्टर टेकिंग द थीम, आफ्टर टेकिंग दीज पॉइंट्स, आई जस्ट वांट टू टेल यू अबाउट कैरेक्टर। कैरेक्टर्स में आप देखेंगे कि एक कैरेक्टर ओकोंकोवो है। जो कैरेक्टर ओकोंकोवो है वह प्रोटेगनिस्ट है, वह एक तरह से उसकी 3 वाइफ्स हैं, 10 चिल्ड्रन हैं, और वो एक तरह से लीडर है अपने क्लैन का, अपने कबीले का लीडर है। और उसका कबीला कौन है, इग्बो कम्युनिटी। इग्बो कम्युनिटी का वह लीडर है। उसका जो फादर यूनोका रहा है, अभी मैं नाम भी लिया था इसके पहले, उनके फादर का नाम यूनोका था। दोनों के बीच में बहुत फर्क है। जब आप कंपेयर करेंगे तब आपको रियल कल्चर वहां का नजर आएगा। जो यूनोका है उसमें मास्कुलिनिटी नहीं है, यूनोका लेजी है, यूनोका ईडल है, यूनोका आपका कह सकते हैं कि करेजियस नहीं है, बोल्ड नहीं है, उसके अंदर मास्कुलिनिटी नहीं है, वह वायलेंट नहीं है, बल्कि अपनी फैमिली को काफी हद तक केयर करता है, इवन ड्रिंक करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यूनोका किसी भी कबीले का सरदार नहीं बनना है। इसके लिए कोई प्रतिष्ठा की बात नहीं कि मैं इग्बो कम्युनिटी का सरदार नहीं, मैं बड़ा रेसलर नहीं। उसके लिए उसका फैमिली, उसकी लाइफ वही उतना इंपॉर्टेंट है। वह उनको जो है एक्सप्लॉइट नहीं करता, वह उनको उनकी केयर करता है। तो ये किसका कंडीशन है, ये यूनोका का कंडीशन है, जो उनके फादर है। लेकिन जो नई जनरेशन आती है, जो सेंट्रल कैरेक्टर है ओकोंकोवो का मेंटालिटी यू कैन अंडरस्टैंड। ओकोंकोवो सोचता है कि माय फादर जो है वह लेजी है, इडल है, और इसने परिवार का नाम बर्बाद कर दिया। इसने जो शोहरत, इज्जत जो थी कि मैं इग्बो कम्युनिटी के लोग, हमारे ही परिवार के लोग सरदार बनते थे या उसके हेड बनते थे, फादर ने उस नाम को डुबो दिया। तो वह उस प्रेस्टीज को, उस प्रतिष्ठा को दोबारा पाना चाहता है। उसके अंदर एम्बिशन है, लाइक मैकबेथ। और वो जो है क्या करता है कि एक रेसलिंग में एक बहुत बड़े रेसलर को डिफीट कर देता है। आफ्टर डिफीटिंग दैट रेसलर ही बिकम द हेड ऑफ व्हाट, ही बिकम द हेड ऑफ दैट इग्बो कम्युनिटी। तो उसमें और उसके फादर के कैरेक्टर में ये अंतर है कि ये जो है अपने आप को करेजियस मानता है, बोल्ड मानता है, मास्कुलिनिटी इसके अंदर है, वायलेंट नेचर है, सप्रेस करता है, और एक तरह से मैं कहूं मोनोपोली है। ही हैड 3 वाइफ्स, 10 चिल्ड्रन, और तीनों वाइफ्स को इल ट्रीट करता है। वाइव्स आर ट्रीटेड बैडली। सो एक मेंटालिटी आपको समझने की जरूरत है कि वहां पर कितना ज्यादा इग्बो कम्युनिटी में प्रेस्टीज इस चीज का था कि मास्कुलिनिटी होना चाहिए, हमारा दबदबा कायम होना चाहिए, जैसे कि पहले का एक नेचर होता था। आज के समय में लोगों के पास इतना समय नहीं कि द पीपल आर नॉट इवन रेडी टू गिव टाइम टू देयर फैमिली मेंबर्स। तो ये सब बात छोड़ दीजिए और तमाम चीजों की करने की, क्योंकि आज ये विश्वास किया जाता है कि इन टूडेज वी हैव द पावर ऑफ वर्ड, वी हैव द पावर ऑफ पेन, वी हैव द पावर ऑफ नॉलेज। हमारे कलम में ही ताकत है, हमारे ज्ञान में ही ताकत है। लेकिन वहां पे कलम की ताकत नहीं, वहां ज्ञान की ताकत नहीं रही, बल्कि एक कल्चर, एक कबीलाई लाइफ को लेकर के वहां पे बात की गई है, इस चीज को रहा है। और आप देखेंगे कि जो ओकोंकोवो है वह सिंबल ऑफ मास्कुलिनिटी है। वह जो है क्या करता है कि अपनी कल्चर और ट्रेडिशंस को, उसको बहुत ज्यादा लव है, और वह मैनलीनेस का सिंबल है। दीज आर द 2 वर्ड्स, मास्कुलिनिटी एंड मैनलीनेस, MANLINESS। मैनलीनेस आपको कहां पे देखने को मिलेगा? द पार्टिकुलर मैनलीनेस यू कैन जस्ट सी इफ देयर इज अ मैन एंड दैट मैन थिंक्स नो आई हैव पावर, डोमिनेटिंग नेचर।
मुझे लोगों पर रूल करना, जहां पर भी डोमिनेटिंग नेचर होता है वह मैनलीनेस है, जो जो हम दूसरे वे में पुरुषत्व की बात करते हैं। तो पहली बात तो ऐसा नहीं कि हर हर पुरुष में पुरुषत्व हो और हर नारी में स्त्रियोचित हो। बहुत सारी वीमेन को आप ऐसा देख सकते हैं जिसमें मैनलीनेस है, और बहुत सारे मेन ऐसे हैं जिसमें वुमेन हुड है। तो दोनों में दोनों चीजें पाई जाती हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि मास्कुलिनिटी केवल पुरुष से जुड़ा हुआ है, नो नॉट एट ऑल। फेमिनिटी केवल स्त्री से जुड़ा हुआ है, नो नॉट एट ऑल। बहुत सारा फेमिनिन क्वालिटी यू कैन सी इवन इन द कैरेक्टर ऑफ whom, इवन इन द कैरेक्टर ऑफ मेल मोस्ट ऑफ द मेल्स आर they have the femininity। गांधी, अभी एक लेक्चर हो रहा था केरला में, मैंने जब अटेंड किया था तो वहां पे एक क्वेश्चन निकल करके आया था कि गांधी से बड़ा कोई फेमिनिन नहीं हो सकता। फेमिनिन, अगर इस चीज को देखा जाता है कि फेमिनिन दयालु होती है, टेंडर होती है, सॉफ्ट होती है, तो गांधी से बड़ा दयालु कौन रहा होगा स्वतंत्र भारत में, जो है सॉरी स्वतंत्र भारत से पहले। और स्वतंत्र भारत में इंदिरा से बड़ा मास्कुलिन कौन हो सकता है, इंदिरा गांधी से बड़ा, जिन्होंने 1971 का वार, और जो ये कहती है मेरे शरीर की एक एक बूंद जो है अपने वतन के लिए, इस तरह की जो बातें निकल करके आती हैं, वह किसका सिंबल होता है, मास्कुलिनिटी का ही सिंबल होता है। तो इंदिरा गांधी से बड़ा कोई मास्कुलिन नहीं और महात्मा गांधी से बड़ा कोई फेमिनिन नहीं हो सकता। इस ये भी नजरिया है देखने का, ये भी नजरिया मास्कुलिनिटी और फेमिनिटी को सोचने का। मैं शायद इसको इसलिए ले रहा हूं चूंकि जेंडर स्टडीज मेरा पार्ट है और मैं उसकी लाइट में आपको एग्जांपल दे रहा हूं, वो इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं आपको सिग्नल दे रहा हूं कि इन नियर फ्यूचर these are the areas where you can do research, that is unexplored areas, feminine, masculine, masculine, feminine, all this, because I am writing a paper कि इंदिरा as masculine and गांधी as feminine, तो उसको हम कहीं ना कहीं बात कर सकते हैं। तो ये चीजें आप किसमें देख सकते हैं, अगर अगर जो है आपको ओकोनकोवो में मास्कुलिनिटी नजर आती है तो यूनोका में आपको फेमिनिटी नजर आनी चाहिए। If I talk about, there is another character Navoy, NWOY, you will come to know ये ओकोनकोवा सन है, ओकोनकोवा का बेटा है, और वह सबसे पहला आदमी है जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होता है। तो कैसे कन्वर्ट होता है, क्या प्रॉब्लम्स आती है, कन्वर्ट होने के बाद रिस्पांस ओकोनकोवो का क्या होता है, आप इसको देख सकते हैं। लेकिन नावोई बहुत ही हम्बल्ड है और बहुत ही जनरस है, वह अपने फादर जैसा नहीं, उसका भी विश्वास उस मास्कुलिटी में नहीं है, बल्कि वह क्या करता है अपनी फैमिली को, तमाम चीजों को बहुत केयर करता है। तो ये एक सुधार देखने को मिलता है। ये मास्कुलिनिटी जो ओकोनकोवो के साथ जुड़ी हुई है, दैट मास्कुलिनिटी यू डोंट फाइंड हियर एट ऑल। सो व्हाट डिड आई टेल यू, आई टोल्ड यू अबाउट ओकोनकोवा, आई टोल्ड यू अबाउट हुम, आई टोल्ड यू अबाउट यूनोका, उनके फादर के बारे में, आई टोल्ड यू अबाउट नावोई, NWOY, जो उनका बेटा है। किसका बेटा, थर्ड जनरेशन। अगर पहली जनरेशन यूनोका है, दूसरी जनरेशन ओकोनकोवा है, तो तीसरी जनरेशन क्या है, नावोई है। इसके अलावा आप देखेंगे कि एक वेफी करके एक है, एक वेफी जो है एक कैरेक्टर है, एक वेफी इनकी सेकेंड वाइफ है। किसकी सेकेंड वाइफ है, ओकोनकोवो की। एक वेफी जो है कहीं दूसरे से मैरिज कर लेती है, लेकिन बाद में भाग आती है, तो फिर दोबारा मैरिज इससे होती है ओकोनकोवो से, उसको भी बैडली ट्रीट किया जाता है और वह भी सारी चीज सहती रहती, बोलती नहीं। तो एक और भी चीज दिखाया गया कि वीमेन आर सेपरेट बट दे डोंट स्पीक अगेंस्ट दैट सेपरेशन, उस सेपरेशन के खिलाफ वे बोलती नहीं है। There is another character you will come to know that is Ikemi Funa। जो इकेमी फ्यूना है, इकेमी फ्यूना वह भी जो है एक बॉय है जो एम्बियानो ट्राइब से बिलोंग करता है। देयर इज अनदर ट्राइब। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो ट्राइब्स हैं उन ट्राइब्स को लेकर के बात होती है, और ट्राइब्स में कैसे एक और कैरेक्टर जुड़ता है। एक और ट्राइब्स है एम्बियानो ट्राइब, और उसका एक कैरेक्टर है इकेमी फ्यूना। एक इजिनमा एक है जो कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इजिनमा डॉटर रही है किसकी, ओकोनकोवो की फेवरेट डॉटर रही। ओकोनकोवो अगर किसी से प्यार करता था तो इजिनमा से बहुत ज्यादा, उसकी बहुत केयर। जब वो बीमार पड़ गया था तो ओकोनकोवो बहुत परेशान था। यहाँ पर दिखाई पड़ता है कि उसका लव बेटी के प्रति बहुत बेहतर रहा, लेकिन वाइफ और लोगों के प्रति बेहतर नहीं रहा था। देयर इज अदर कैरेक्टर ऑफ जेरिका, यह जो है ओकोनकोवो का बेस्ट फ्रेंड है और यूमोफिया से बिलोंग करता है। यूमोफिया अनदर ट्राइब, वहां से बिलोंग करता है। तो दीज आर द लिस्ट ऑफ द कैरेक्टर। देयर इज अनदर कैरेक्टर आगबुएट इजीडू, वन ऑफ द एल्डर्स ऑफ यूमोफिया। यूमोफिया जो ट्राइब है वहां का वह जो है एक सीनियर आदमी है। मिस्टर ब्राउन और मिस्टर स्मिथ नाम के दो जो है मिशनरी, इंग्लिश मिशनरी हैं, वे आते हैं और कैसे कन्वर्जन कराते हैं। कैसे मिस्टर ब्राउन तो वहाँ की कल्चर में ढल जाते हैं, जब मिस्टर ब्राउन बीमार पड़ जाते हैं तो उनको रिप्लेस करके मिस्टर स्मिथ को भेजा जाता है। तो मिस्टर ब्राउन, मिस्टर स्मिथ,
ये जो है उस यूरोपियन के आने का प्रतीक है, जो कॉलोनियल मेंटेलिटी के हैं और जो आकर के वहाँ पे कन्वर्जन कराते हैं, वहाँ की कल्चर को लेके इंटरफेयर करते हैं, और कैसे जो है इनकी कल्चर हावी हो जाती है। क्यों? चूंकि उस कबीले में किस तरह से मास्कुलिनिटी हावी थी एंड हाउ द वाइफ्स हैव बीन ट्रीटेड, इस पार्टिकुलर चीज को दिखाया गया है। दूसरा चीज जो और भी चीजें दिखाई गई, कबीलाई प्रथा जो दिखाई गई है, वो कबीलाई प्रथा किसमें है? इग्बो कम्युनिटी में है। इग्बो कम्युनिटी के अलावा यूमोफिया कम्युनिटी, दूसरा का आपका क्या है? यूमोफिया कम्युनिटी। इस तरह से पूरी की पूरी सिचुएशन आपके सामने है, विच आई प्रेजेंटेड इन दिस लेक्चर, एंड इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि प्लीज गो थ्रू विद दैट। जो आपको फाइल भेजी गई है उससे आप करिएगा, क्योंकि अगर आप उससे करेंगे तो इन द नेक्स्ट क्लास अगर आपको जरूरत होती है तो मैं एक समरी पर भी बात कर लूंगा। बट इन टूडेज क्लास आई हैव गॉन विद व्हाट आई हैव गॉन विद about the poet, about the novelist and the particular work, उसमें क्या क्या पॉइंट रहा है। एंड यू कैन सेंड योर फीडबैक रिगार्डिंग क्लास, और अगर आपका कोई सजेशन हो तो आप अभी बता सकते हैं, मैं उस सजेशन के अनुसार चलूंगा, क्योंकि जैसे जैसे आप सजेशन दे रहे हैं उस तरह से चीज़ों को फॉलो करते हुए आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। if you have any suggestion you can go, yeah, tell me. And second important point ki you can send yeah, leave comment in group about class. and third point कि आप इसको जा करके जो नोट्स आपसे शेयर किया गया, यू हैव टू गो विद दैट नोट्स, और एक बार उसकी समरी जरूर पढ़ लीजिएगा। अगर समरी नहीं समझ में आती है तब मैं जरूर आपसे समरी शेयर करूंगा। ऐसा नहीं है, यू ऑल आर स्कॉलर, यू ऑल आर mature students and just not student but teachers, because you all are in job, most probably you all are in job। बहुत सारे लोगों ने इसको पढ़ा होगा, चीजें होंगी, तो मैंने एक सिंपल वे में इसको वो किया, क्योंकि बहुत डिटेल में जाने का समय नहीं, इतने सारे वर्क है कि ये चीजें नहीं कि इस चैप्टर में या इस सेक्शन में ज्यादातर चीजें कवर हो चुकी है। हाँ, if you have any suggestion या if you want to say anything you can just share, otherwise we have to conclude our lecture। बायोग्राफी अच्छा छूट गया होगा, मैं अभी भेज दे रहा हूँ। ओके ओके, तो मैं मिस किया हूँ, मैं अभी तुरंत भेज रहा हूँ। वैभव वैभव भाई, वैभव आर यू गेटिंग माय वॉइस? खुशबू जी, ठीक है। आई थिंक देन वी हैव टू लीव द क्लास बिकॉज नॉट गेटिंग द रिस्पॉन्स ऑफ एनीवन। रमा जी, सुयोग जी, सारिका मैडम, या सुयोग जी, या सारी सुयोग भाई आप पहली बार जुड़े हुए हैं। सुयोग भाई हेलो। सुयोग भाई, जहां पे आपका नाम लिखा हुआ है देयर इज अ सिंबल ऑफ माइक, यू कैन टच इट एंड अनम्यूट योरसेल्फ, यू कैन रिस्पॉन्ड मी। ओ जी जी, अभी नहीं, वो भी भेज देंगे, आज या कल भी भेज देंगे। ठीक है, ओके। मुझे लगता है कि सुयोग भाई ने टच किया है माइक को। सुयोग भाई, आर यू गेटिंग माई वॉइस? योर माइक इज अनम्यूटेड बट आई डोंट नो व्हाट द प्रॉब्लम यू है। या ओम प्रकाश भाई भी पहली बार जुड़े हुए। ओम प्रकाश भाई जो लेक्चरर हैं इंटर कॉलेज में, और जी जी, ओम प्रकाश भाई आवाज जा रही है? ओके ओके, दैट्स गुड। एंड आई होप that you got and you can send your yeah, you can leave your comment about class, yeah, you have any suggestion you can say something। Oh, okay 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 okay, then we will meet tomorrow same time, not same time but at 7 p.m। कल हम लोग 7 बजे शाम को मिलेंगे। और नेक्स्ट जो राइटर होगा, कल दो चीजों पर बात होगी, स्ट्रक्चरलिज्म पर बात होगी, और स्ट्रक्चरलिज्म के अलावा एक किसी एक टेक्स्ट को हम कवर करेंगे, स्ट्रक्चरलिज्म एंड एनी अदर टेक्स्ट। ओके ओके।